बिहार में जब चुनाव हुए थे तो हरियाणा से ट्रेन जाने की फोटो छपी थी, अखबारों में चर्चा हुई थी, तो बंगाल में भी ले जा रहे हैं ट्रेन। ममता दीदी ने क्या किया कि जिन लेफ्टिस्ट से छुटकारा पाने के लिए बंगाल की जनता ने उनको चुना और तीसरी बार लगातार मैंडेट दिया, उसके बावजूद उन्होंने उन्हीं लेफ्टिस्ट उन्हीं गुंडों को वापस अपनी पार्टी में रखे। और जिस तरह से बॉर्डरों की हालत है, मेरी व्यक्तिगत विजिट हुई है, मैं आपको बता नहीं सकती महिलाओं के संग कितने वहाँ दिए जाते हैं और बांग्लादेशी बड़ी आसानी से बॉर्डर क्रॉस करते हैं। इस देश के संसाधनों पे पहले आप बताइए, बांग्लादेशियों का हक होना चाहिए, बंगाल की जनता का हक होना चाहिए। तो आरोप ये कि एकदम 90 लाख वोट कर दिए। तो क्या राज में आने के लिए ये हथकंडा है या कहीं कोई कानूनी प्रोसीजर ऐसा चल रहा है सही? बस यही तो अंतर है भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष में। हम रेवड़ियां बांटते नहीं, हम सक्षमीकरण के लिए काम करते हैं और कोई फ्री वीज हमारा ये नहीं है कि हम गैस चूल्हा पकड़ा देंगे और आपको हम कोई बर्तनों का सेट बांटेंगे। देश की राजनीति में जब चर्चा होती है तो पूजा कपिल मिश्रा एक बड़ा नाम हुआ करता है। फिलहाल वो महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर अपना काम देख रही हैं। बहुत सारे राज्यों में आपने काम देखा है। फिलहाल 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। आज वे अलवर में हैं, तो हम उनसे इन्हीं चुनावों के बारे में और देश के अन्य मुद्दों पर बातचीत करेंगे। पूजा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। थैंक यू जी। सबसे पहले अपन चुनाव पर चर्चा करेंगे, पर एक अभी अचानक लगा कि 16 तारीख से संसद नया जी। सत्र बुलाया एक बीच में, और चुनावों के बीच में है इसलिए चर्चा है। दूसरा, ऐसा माना जा रहा है कि शायद महिला विधेयक उसमें पास किया जा रहा है। तो क्या लगता है, ऐसा अचानक कोई पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए किया जा रहा है या प्लान में था? देखिए, एक दशक से जिस तरह से जब से मोदी जी के नेतृत्व की ये सरकार चल रही है, 14 से निरंतर एक सशक्त और सक्षम नारी शक्ति भारत के लिए काम किया जा रहा है और जिस विकसित भारत की संकल्पना भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में की जा रही है, तो ये संभव ही नहीं है दुनिया के कहीं पर भी कि बिना उस देश की नारी शक्ति की सक्षमता के उस 50% आबादी को बराबर लाए बिना आप कर नहीं सकते। और रही जिसको चुनाव की अभी विषय की बात कर रहे हैं, तो ये शक्ति वंदन लगातार मोदी जी की प्राथमिकता में रहा और इस बिल को 24 में ही उन्होंने पास करा दिया था और दोनों सदनों में पास हुआ। लेकिन इसके सुनिश्चितता ये करना कि क्योंकि सेंसेक्स का चल रहा है काम और परिसीमन भी होना है, तो किसी भी कारण से ना रहे, अगर ये विषय आना है 16-17 के विषय सत्र में, तो इसका स्वागत पूरे देश को करना चाहिए, सबको करना चाहिए कि इस आधी आबादी को बराबर का नेतृत्व, उस सहभागिता का संपूर्ण अवसर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मिल रहा है। ये सारी देश की शक्ति के लिए तो विकसित भारत का एक, ये कहते हैं कि उस अध्याय में एक संपूर्णता लाने वाला कार्य सिद्ध होगा। नहीं, चुनाव के बीच में लाना, क्या ऐसा नहीं लगता नहीं, पॉलिटिकल देखिए फायदे का कोई मामला है? हम ऐसा ये ऐसी एक अवधारणा विपक्ष को जब भी लगती है, ये मैं इसमें ज़रूर कहूँगी, बहुत सारे ऐसे मोदी जी के द्वारा काम किए गए हैं जिनका चुनावों से कोई मतलब नहीं रहा। और चुनाव में अगर नारी शक्ति के बराबर से वोट होते हैं तो क्यों नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, डिमोनेटाइजेशन हो या बहुत सारी ऐसी योजनाएँ, ऐसे कार्य, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा बराबर में नारी को लाना, इससे कौन से वोटों की बात थी। वो 20 साल बाद आपकी वोटर 18 साल बाद तैयार होती, लेकिन एक सामाजिक आंदोलन करके। तो मोदी जी की प्राथमिकता में रहा है कि कहीं जब जहाँ मौका मिले, इस भारत की नारी को, इस सक्षम भारत, सामर्थ्यवान भारत को जो बनाने का उन्होंने संकल्प लिया है, विकसित भारत को, जहाँ मौका मिले उस भारतीय नारी को बराबर में लाया जाए। तो इसको अगर हम इस परिदृश्य में देखें, तो मुझे लगता है सबको दिल खोल के, बाएँ फैला के, ये स्वागत योग्य कदम है। इसका जब मौका मिले, जहाँ मौका मिले, हमें इसको आगे बढ़ाने के लिए अपने प्रयास भी देने चाहिए। चलो, ये ठीक है कि महिला शक्ति को आगे बढ़ाने की बात। तो अभी जैसे कई लगातार ऐसा होता है कि जो फ्री की रेवड़ियाँ एक शब्द पॉलिटिक्स में चलता है, इसको कहते हैं कि बीजेपी भी विरोध करती है, कांग्रेस भी करती है, अन्य दल भी करते हैं। पर जब चुनाव आता है तो किसी न किसी बहाने से, खासकर चूंकि सत्ता में बीजेपी है, तो वो महिलाओं के नाम पर और नाम पर लोगों तक कुछ फ्री में पहुंचा देती है। बिहार में अभी 10-10 हज़ार रुपये पहुंचा दिए गए और चुनाव जीत गए, ऐसा माना जा रहा है। तो ये क्या चीज़ है जो कि फ्री में बांटने का विरोध भी है और जब मौका लगता है, अभी बंगाल और सारे चल ही रहा है? देखिए, मैं बिल्कुल, मुझे ऐसा लग भी रहा था कि आप बिहार का विषय ज़रूर बोलेंगे। वो जो पैसे महिलाओं को गए, वो ट्रांसफ़र था उनके स्किल के, जो उनके अकॉर्डिंग उन पे जो काम आता है, उसके लिए वो उसकी प्रिपरेशन तैयारी कर रहे हैं। वो
नॉन रिफंडेबल उनका लोन वो उस तरह से है कि उनके सक्षमीकरण का, बस यही तो अंतर है भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष में। हम रेवड़ियां बांटते नहीं, हम सक्षमीकरण के लिए काम करते हैं। और कोई फ्री वेज हमारा ये नहीं है कि हम गैस चूल्हा पकड़ा देंगे और आपको हम कोई बर्तनों का सेट बांटेंगे। अगर देश के नागरिक को, सरकार का दायित्व क्या होता है, जो टैक्स का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा, कोई भी सरकार की जो आमदनी राजस्व है जिस तरह होती है, वो वहाँ के नागरिकों को सक्षम और उनका जिसे कहते हैं उनको मजबूत बनाने के लिए होता है। अंत्योदय हमारा लक्ष्य है। भारतीय जनता पार्टी का मूल विचार है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति को सबसे आगे की पंक्ति तक लाने का प्रयास। तो अब विपक्ष को, क्योंकि काम तो इन्होंने ऐसे कुछ किए नहीं, विकास की जिस तरह से गंगा भारतीय जनता पार्टी ने बहाई है, और अब उसको क्या करें, सतत लगातार जितने सरकारें इतने प्रदेशों में, तो जब जहां मौका मिलता है काम का किया जाता है। आज आप देखिए बिहार की नारी शक्ति ने, क्योंकि मोदी जी को लगातार इतने उससे जिता रहे, हर राज्य में जिता रहे हैं, तो एक बिहार से पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती आई, क्योंकि उनको लगता है सुरक्षा का माहौल है और उनको बराबर में लाने का माहौल है। तो ये जो माहौल है उनके हाथों को हुनर देने का, अभी इस बार देखिए आप बजट में एमएसएमई में आप जो अच्छा बिजनेस करती हैं, 10,000 करोड़ का प्रावधान रखा, 12% बजट की बढ़ोतरी की गई महिलाओं की सवाल ये है योजनाओं कि में। वो अंत्योदय जो है ना, वो चुनाव से तुरंत पहले क्यों याद नहीं, आता है? ऐसा लगातार क्या है? निरंतर है ये, ऐसा नहीं है, ये निरंतरता से चल रहा है। आप बताइए उज्ज्वला का चूल्हा जब लेकर आए, या आप ये हम सीएफएल से लेके प्रधानमंत्री आवास से लेके, ये कभी चुनावों की घोषणा नहीं है। आज ये 10 करोड़ से ऊपर लोग हुए जनधन खाते खुलवाना। इस देश में महिलाओं के खाते नहीं हुआ करते थे। आज बिल्कुल। देखिए राजेश जी, ये काम भारतीय जनता पार्टी ने, कौन से चुनाव थे? तो हम वो निरंतरता से जो काम लाइनिंग में चलते हैं, पाइपलाइन में चीजें आती है, वो आती जाती है। अब उसको एक चुनाव से कनेक्ट कर दिया जाए तो उसे मान लीजिए कभी तो किसी ना किसी चीज का समय आना है। किसी का चुनाव के समय आएगा, चुनाव से 1 साल बाद आएगा, 2 साल बाद आएगा, प्रोसेस है, निरंतरता है। चलो, तो अभी जो चुनाव चल रहे हैं उन पे चर्चा कर लेते जी। हैं। सबसे जो हॉट सीटें मतलब मानी जा रही है इस हॉट प्रदेश के हैं, तो वो पश्चिम बंगाल पे बहुत जी। ज़्यादा जोर है, क्योंकि बीजेपी अभी तक वहाँ कभी भी राज में नहीं आ पाई। तो ऐसा लगता है कि इस बार बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है कि मैं कैसे भी करूं। तो आरोप ये है कि एकदम 90 लाख वोट काट दिए। तो क्या राज में आने के लिए ये हथकंडा है, या कहीं कोई कानूनी प्रोसीजर देखिए ऐसा चल रहा है सही में? देखिए आप तो जैसे कहें लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप सब लोग तो बहुत अच्छे से इन विषय को रहते हैं। एसआईआर निरंतरता से चलती हुई प्रक्रिया है। आजाद भारत के बाद में कांग्रेस ने भी चलाई। हाँ, भारतीय जनता पार्टी उन लोगों का जो या तो इस दुनिया में नहीं है, या जिस तरह से अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए गलत या फर्जी वोट बढ़ाए जाते हैं। अब आप इसको बंगाल में कहते हैं, तो वो राजस्थान में भी कटे हैं, या मध्य प्रदेश है, या दिल्ली है, या कोई भी है, हर जगह एसआईआर की प्रक्रिया चली है और कांग्रेस के समय से भी चलती आई है। चूंकि ये तुष्टीकरण की नीति पे काम करते हैं, तो इनको ऐसा लगता है। और मैं देखिए आपको कहूंगी, भारतीय जनता पार्टी 24/7 काम करती है। आपने कभी इतने दिनों में देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी, आज चुनाव नहीं है तो आपने हमें कभी बैठे या घर में आप आराम करिए, चाहे चुनाव हो या ना हो, काम हो या ना हो, हम लगातार हमारे जितने भी अभियान है, हमारी कार्यक्रम है, हम निरंतरता से, चाहे वो प्रशिक्षण हो, सब काम चलता रहता है। और उसी निरंतरता से जो देश के लिए, चुनावी प्रक्रिया के लिए आवश्यक काम है, वो करने हैं। और ये चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग को जहां जहाँ लगा एसआईआर की इस प्रक्रिया को, सरकारों का काम होता है कि अगर जहां आवश्यकता हो, देश के एक कहते हैं स्वस्थ और एक अच्छे लोकतंत्र के लिए, मजबूत लोकतंत्र के लिए, वहां सरकार को हमेशा आगे आना चाहिए। तो चुनाव आयोग ने अगर ये नाम काटे हैं तो हर जगह काटे, बंगाल में नहीं। और मैं आपको कहूं, मैं बंगाल में विगत 2015 से काम कर रही हूँ, मैं वहां की प्रभारी हूँ और आज भी प्रभारी हूँ। बंगाल में वाकई में वो बदहाली है। ममता दीदी ने क्या किया कि जिन लेफ्टिस्ट से छुटकारा पाने के लिए बंगाल की जनता ने उनको चुना, और तीसरी बार लगातार मैंडेट दिया, उसके बावजूद उन्होंने उन्हीं लेफ्टिस्ट, उन्हीं गुंडों को वापस अपनी पार्टी में रखे। और जिस तरह से बॉर्डरों की हालत है, मेरी व्यक्तिगत विजिट हुई है, मैं आपको बता नहीं सकती महिलाओं के संग कितने वहां किए जाते हैं, और बांग्लादेशी बड़ी आसानी से बॉर्डर क्रॉस करते हैं, और मतलब आधार कार्ड बनाकर, वोटर कार्ड बनाकर, एक फर्जी बाड़ा जिस तरह से वहां वोटर रुका है। तो ममता दीदी के तुष्टीकरण को हम सबने देखा है, आपने देखा है, और आप लोगों के माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से पूरे देश ने जाना है कि वो किस तरह से एक खास वर्ग को प्रियता या सर्वोपरिता देती हैं। और ऐसा आवश्यक है इस देश की संप्रभुता के लिए, इस देश के इस राष्ट्रवाद के लिए, इस भारत माता की सुरक्षा के लिए। इस देश के संसाधनों पे पहले आप बताइए, बांग्लादेशियों का हक होना चाहिए, बंगाल की जनता का हक होना चाहिए। जब बंगाल में जन्म लेने वाले लोगों के हक को कोई और खाए, तो मैं कहती हूँ ऐसी एसआईआर बार बार होनी चाहिए पूरे देश में, जहां भी
किसी भारतीय नागरिक के हक पर किसी और को उस पे कुठाराघात करने का मौका नहीं मिलना चाहिए। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कर्मठता से, मेहनत से काम किया है और जनता में आप व्यू पता करिएगा, पब्लिक तैयार है भारतीय जनता पार्टी को शासन में लाने के लिए। हाँ, नहीं चलो ठीक है कि एसआईआर चुनाव आयोग का काम था और वो कर रहा है। पर जैसे एक ही विधानसभा क्षेत्र जो ममता बनर्जी का है उसमें 90% मुस्लिम के नाम अब काट दिए ममता गए। जी की प्रियता मुस्लिम वोट काट दिए गए नहीं, तो वो अपने 90% और डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाए होंगे, उन पे उस तरह की जो उनसे ऐसा नहीं हुआ ना कि किसी के कागज और उसको गेट से बाहर कर दिया हो। वो अपने कागजों की प्रक्रिया अगर वो पूरी कर लेते तो उनके नाम रहते। और ममता जी, मैंने आपसे कहा ना, उनकी वर्ग विशेष के लिए जो उनका एक बहुत प्रेम है, असीम स्नेह है ममिता बेगम जी का, तो वो उन्होंने अपने यहाँ कुछ ज्यादा रखे होंगे। उनके लोग क्यों नहीं अपने कागज दे पाए? वो भारतीय नागरिक हैं, तो आज मैं हूँ, आप है या कोई भी हो, सबके पास अपने अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप जमा चलो कराइए, तो जैसे दिखाइए। बिहार में जब चुनाव हुए थे तो हरियाणा से ट्रेन जाने की फोटो छपी थी, अखबारों में चर्चा हुई थी, तो बंगाल में भी ले जा रहे हैं ट्रेन बीजेपी कहीं से? देखिए, होता क्या है ना, चुनाव में ये एक उत्सव है, हमारे भारतीय लोकतंत्र में चुनाव भी एक उत्सव हुआ करते हैं। जैसे दीपावली, होली त्योहार होता है, आप देखते हैं लोग अपने अन्य प्रदेशों में रहने वाले भी अपने घर आते हैं त्योहार मनाने के लिए, परिवार के साथ रहने के लिए। लोकतंत्र हमारे यहाँ उत्सव है और होना भी चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। तो ये होता क्या है ना, वोट देने हम लोग काम करते हैं इस विषय पे कि अगर अन्य प्रदेशों में हमारे इस प्रदेश के, देखिए बिहार के लोग पूरे देश में सब जानते हैं बिहार के लोग बिल्कुल। कितने रहते हैं। हमने बकायदा इस पर काम किया, मेहनत की पूरे एक साल, कि आप जो बिहार के वोटर हैं जो काम करने के लिए इन प्रदेशों में है, कृपया वोट डालने के लिए, हमारा पहला उद्देश्य रहता है वोट डालने के लिए प्रेरणा देना। प्रधानमंत्री जी भी आप देखते होंगे विभिन्न विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यमों से और सार्वजनिक जो भी माध्यम है उनसे हमेशा ही आह्वान करते हैं वोट डालिए। तो उस सतत प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वोट की प्रतिशतता बढ़े, ताकि एक अच्छी और सक्षम सरकार, सबके द्वारा चुनी सरकार आए। उसके तहत वो ट्रेनें जाती हैं। अब विपक्ष पे कुछ और बचता नहीं है तो यही कह देती है, अरे जिसका वोट होगा वही तो जाएगा। तो बंगाली अगर देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं तो वो ट्रेन से जाएंगे, हमें ट्रेन चलाने की जरूरत नहीं है। आरोप तो लगता है हमने कि उनका वोट ही नहीं होता, फिर भी हमने में हमने वोट देते राजेश हो। जी, हमने इतनी सारी ट्रेनों में, रेलवे में इतना सारा सुधार का कार्यक्रम विगत एक दशक में हुआ है, तो वो चला रखी है। और बिल्कुल इस लोकतंत्र के उत्सव को, इस त्योहार को मनाने के लिए हमें वो देनी चाहिए। त्योहारों में भी तो स्पेशल ट्रेन चलती है, तो चलनी भी चाहिए कि लोग अपना वोट देने अपने घर पर जा सके। चलो, तो वैसे पश्चिम बंगाल में आपका खास मुद्दा क्या है? किस पे वोट मांग रहे हैं? देखिए ममता बनर्जी की असफलता या खुद की कुछ देखिए, हम अपने प्लान सबसे दिया है? पहले हम अपने विकास कार्य को लेके जनता के बीच में जाते हैं। देश में एक मॉडल दिया है किस तरह से विकास कर रहा है। आज बंगाल, जो कभी आर्थिक राजधानी हुआ करता था, जिसका कोलकाता सेंटर देश की, अगर किसी को कुछ भी बिजनेस करना है तो लोग कोलकाता भागते थे, कुछ भी चाहिए तो कोलकाता भागते थे। सत्यानाश करके रख दिया, विकास को अवरुद्ध करके रख दिया। और जिस तरह से गुंडा राज को उन्होंने, और ये जिस तरह से बांग्लादेश वाला जो उनका प्रेम है, वो वर्ग विशेष का जो उनका प्रेम है, उसने बंगाल को तहस नहस कर दिया। आज वहाँ की सांस्कृतिक जिसे कहें विरासत पर कहीं ना कहीं उसके डूबने की स्थिति आ गई है। रोजगार को लेकर बात हो, या जब मैंने कहा ना, आपके संसाधनों पे और लोग अगर उसका उपयोग करेंगे, जब आपके प्रदेश की क्षमता 100 लोगों को रखने की, आप बाहर से और 50-60 लोगों को बुलाएंगे तो वो आपके ही लोगों का वो है। तो निश्चित तौर पे एक असफल सरकार, एक ऐसी सरकार जिसने बंगाल की सांस्कृतिक पहचान, कला, माटी सब लोग जानते हैं, ममता जी ने उसका सत्यानाश कर दिया। माटी मानुष कह के उन्होंने उस माटी में हत्या करके मानुष को मिला दिया। उसकी खून जिस तरह से गुंडा राज से बहता है, बताइए क्यों नहीं बदलना तो चाहिए क्या जनता ऐसी बदलाव आ रहा सरकार? है? आपको क्या बिल्कुल लगता है? बदलाव आ रहा है। लोग बहुत तत्परता से, आप दावा उत्साह पिछली बार भी देखिए। ऐसे ही था हम यार। पिछली बार बहुत अच्छे वोटों से हमारे विधायक भी बने 80, और बहुत अच्छी हमारी वोटों की प्रतिशतता बढ़ी। कहीं ना कहीं चूक रह गई, ये हो सकता है, और हमने उसको सुधारा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी निरंतर अपने कामों को, जिसे कहते हैं हम अपने जो अंदर हमारी कमी रह गई है उन पे हम विश्लेषण करते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं और उसको बेहतर करने का कार्य करते हैं। इस बार हमें विश्वास है, जनता ने पिछली बार आशीर्वाद थोड़ा अधूरा रह गया, इस बार वो पूर्ण कर देगी। चलो, अब थोड़ा सा दूसरे स्टेट में आते हैं। जी। असम आजकल बड़ा चर्चा में है। पवन खेड़ा ने कहा कि भाई हेमंत बिस्वा की पत्नी के 3 पासपोर्ट हैं और उनके यहाँ पुलिस भेज दी। हेमंत जी ने साफ साफ कह दिया है कि मैं चैलेंज करता हूं खुला, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, आप बताइए इससे ज्यादा क्या है? मैं खुला चैलेंज करता हूं, प्रूफ तो करके दिखाएं। बातों के बताशे तोड़ना और एक फ्रॉड नैरेटिव, फेक नैरेटिव सेट करना, ये कांग्रेस की हमेशा से नीति रही है। इनका काम, क्योंकि काम तो इन लोगों ने किया नहीं, तो इनफैक्ट ये फेक नैरेटिव सेट करने का काम है। और बड़े गर्व के साथ में मुख्यमंत्री ने कहा है कि आप प्रूफ करिए, फिर मैं उसका जवाब दूंगा। और जो 2-3 दिन से वीडियो आ रहे हैं हेमंत बिस्वा के, वो तो बहुत ऐसे आ रहे हैं कि एक सीएम उस लेवल पे चला गया, बहुत गाली वाली भी दे रहे हैं वो तो।
इस लेवल पे जाना चाहिए क्या इतने बड़े लीडर को? देखिए, मैं ये कहूँगी, खैर भाषा का नियंत्रण मैं हेमंत जी के ऊपर ही नहीं, हर किसी को होना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ पवन जी ने ऐसा बोला, देखिए डायरेक्ट उनकी पत्नी पर एक हमला था और ऐसा गाली-गलौज तो मैं नहीं कहूँगी इसको, हाँ, थोड़ा-सा जो शब्दों का आने लगा, लेकिन इनके कांग्रेसियों की खुद की भाषा ऐसी होती है। आप चुनाव के बीच में आप प्रूफ सहित नहीं आए, आपने एक शगुफा छोड़ दिया उनकी पत्नी को लेकर। तो ये आपको, और देखिए इसमें निजी जीवन को बिना किसी, या तो साक्ष्य हो आपके पास में, ये उनकी पत्नी पे आरोप यानी उनकी निजी ज़िंदगी में झाँकना, जी। लेकिन बिना साक्ष्यों के, ये कितनी गलत बात है कि सच में बोलना तो बहुत कुछ चाहिए इनको, ये हैं तो इसी लायक। लेकिन ठीक है, कभी-कभी स्थिति में कुछ एक शब्द ऊपर-नीचे हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोला कि गाली-गलौज कर दी हो। तो इस बार पूरा चुनाव मुद्दों पे है या प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही है जैसा हर बार देखिए, होता है? प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी का, बिल्कुल उनके नेतृत्व में हम सरकार चला रहे हैं और देश का चेहरा है, प्रधानमंत्री हैं, विकास पुरुष हैं और जिस समर्पण भाव से वो काम कर रहे हैं, तो उनका चेहरा हमेशा रहना चाहिए और रहेगा भी। मैं मोदी जी हमारा विश्वास है, हमारा जिसे कहें अस्तित्व है। मोदी जी ने जिस तरह से भारत को, और मैं तो बीइंग ए महिला भी कहूँगी, इस नारी शक्ति को जिस मजबूती के साथ में खड़ा किया है शक्ति बंधन से, तो उनका चेहरा तो हमेशा हमारे लिए है ही है। बाकी विकास हमारा हमेशा रहता है और कमल का फूल हमारा हमेशा प्रत्याशी का चेहरा रहता है। तो ये जो निरंतरता हमारी हमेशा रहेगी, वो निरंतर चलेगी। आप नारी शक्ति की बात कर रहे हैं तो मधुकेश्वर तो कुछ और कह रही हैं। देखिए, ये मधुकेश्वर जी इतने साल से अगर साथ थी, ये कभी-कभी क्या होता है ना, लोगों को जब कुछ नहीं मिलता, उनके हित नहीं सधते। राजनीति में एक चीज़ बहुत ऐसी होती है कि उनके हित नहीं सधते, तो वो गलत बोलने लग जाते हैं। तो मधुकेश्वर जी बोले जा रही है अनर्गल। इतने सालों से मैं ये पूछना चाहूँगी, मधु जी, आप इतनी गलतियाँ देख रही थी, देश को इस तरह लुटता बर्बाद होता देख रही थी, आप क्या, क्यों शांत थी? ऐसा क्या आपको कहाँ दबाया गया था? आपको किडनैप करके रखा था, आप पे अत्याचार हो रहे थे और आज ऐसी कौन-सी स्वतंत्रता आपको मिल गई? तो यानी आप तब भी बोल सकती थी, लेकिन आप तब शांत रहीं। तो इसका रीज़न बताइए कि सत्यता तब थी या अब है, कब है? आपकी बातों में मुझे तो कहीं उनकी तर्कशीलता और कहीं सत्यता नज़र ही नहीं आती। तो आपको लगता है राजनीति में, मैं भाजपा नहीं पूछ रहा, राजनीति में महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं अच्छी तरह से बीच में, क्योंकि और बहुत सारे ऐसे इस तरह के बयान आए कि नहीं साहब महिलाओं के लिए राजनीति है ही नहीं। देखिए, मैं जैसे ही मधुकेश्वर जी का आया उसके बाद कुछ और बहुत सारे देखिए, मीडिया आ गए। ये महिलाएँ, मैं ये नहीं कहूँगी 100% सुरक्षित हैं, वो कदम निरंतर जारी है कि सुरक्षा की बात करें तो सद्युग में इसी जिस सीता माँ को हम आज पूजते हैं, जो राम कण-कण में जीवन के इस क्षण-क्षण में रहते हैं, वहाँ भी लोगों ने नहीं छोड़ा। तो नारी को सुरक्षा की, उसकी सक्षमता की ओर बढ़ाने की लगातार आवश्यकता है। शायद आवश्यकता नहीं होती तो इतनी सारी सदियों से, युगों से चीज़ें चली आ रही हैं नारी को उठाने के लिए, वो जारी ना रहतीं। ये बिल्कुल सत्य है कि देवी बना के पूजा तो ज़रूर जाता है, लेकिन जब देवी की तरह उन्हें मानने की बात आती है तो हम इनकार करते हैं। आज भी उस सुरक्षित वातावरण को और बेहतर बनाने की, उसमें और सतत काम करने की आवश्यकता है। तभी तो कहा जाता है कि राम का राज्य अभी पूर्ण आया नहीं है। वो राम राज्य आएगा तब तो स्वतः ही नारी पूर्णतः सुरक्षित भी होगी। लेकिन एक बात है कि मैं ये कहती हूँ कि आपकी नीति और नियति दोनों ऐसी होनी चाहिए कि आप अच्छा करना चाहते हैं। तो मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि मोदी जी की नीति भी है महिला को सुरक्षित और बराबर में लाने की, और उनकी नीयत भी है। और कहते हैं नीति नियत दोनों हो तो फिर ईश्वर भी चाहता है कि वो काम सफल हो। बीच में तो ओम बिरला जी ने कहा कि वो प्रधानमंत्री को महिलाओं से खतरा था, संसद में ही अंदर ही खतरा था तो इसलिए रोक दिया गया था और महिलाएं नहीं, नहीं, वो खतरा, वो महिलाओं से खतरा नहीं था। वहाँ विरोध की राजनीति के लिए उन्होंने, जब महिलाओं को आप हथियार की तरह उपयोग करें, वो गलत है। आप विरोध करिए, लोकतंत्र में सबको अपनी बात करने का अधिकार है, लेकिन कांग्रेस अब महिला को देखिए, वो महिलाओं को बराबर लाना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी। कांग्रेस टूल बनाकर उपयोग करना कि आप हाय अल्लाह करेंगे, क्योंकि अब कोई भी पुरुष इतना अपनी भारतीय अब संस्कृति में है कि हम किसी महिला जब चिल्ला रही हो, कोई पुरुष एकदम से सार्वजनिक तौर पे, मैं और कम से कम जो लोग एक सम्मानजनक या एक उस शिष्टाचार के जीवन को जिन्होंने जिया, वो उन पर नहीं चिल्ला सकते। तो ये कौन सी रणनीति थी, आप बताइए मुझे, कि आप महिला सांसदों को उनकी कुर्सी के पास में चिल्लाने भेज दें। विरोध करिए, विरोध का कहाँ मना है? ये तो लोकतंत्र है, स्वस्थ वातावरण में सबको अपनी अपनी विचारधारा के साथ रहने का है। तो खतरा महिलाओं से वाली बात नहीं है, यहाँ खतरा महिलाओं को टूल बनाकर चीखने चिल्लाने का जो काम कर रहे थे, वो गलत था। चलो, और कोई विशेष बात जो आप
हमारे दर्शकों को बताना चाहें देश के बारे में, महिलाओं के बारे में? बस मैं इतना चाहूँगी, देखिए कि आज भारत एक मजबूत स्थिति में, जिस तरह पूरे विश्व के परिदृश्य को आप देख रहे हैं, कहीं न कहीं युद्ध की ओर ही अग्रसर होता है। लेकिन आज भी भारत बहुत मजबूती और स्थिरता से, निष्पक्षता के साथ में, अपनी कूटनीति, राजनीति के साथ में खड़ा है। और जो विश्व के हालात आप पड़ोसी देश के सबके देख रहे हैं, तो एक जो विकसित भारत की संकल्पना है, वो इतने जिसे कहें कि ऐसे स्थिति में भी जहाँ विश्व एक डामाडोल स्थिति में चल रहा है, हम सँभाले हुए हैं। देश के लिए, अपनी भारत माता के लिए हम सबको अपना योगदान देना चाहिए, और सही को सही कहने और उसको चुनने के लिए आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। और कहूँगी, भारत माता की वैभव के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, कि जो लोग अपनी मातृभूमि के लिए कहीं भाव रखते हैं, वही देश समृद्ध होता है, वही देश सामर्थ्यवान बनता है, वही सशक्त होता है, और तभी विकसित भारत बनता है, तभी विश्व गुरु बनता है। तो सब लोग अपने देश के लिए समर्पित भाव से कार्य करें, और मातृभूमि सर्वोपरि है, यही हमारी भारतीय संस्कृति है। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थी पूजा कपिल मिश्रा, जो बता रही थी कि देश की राजनीति में किस तरह से बीजेपी आम आदमी के लिए, आम मतदाता के लिए, देशवासी के लिए काम कर रही है। मैं राजेश रवि, मिशन सच नेटवर्क से। अगर अभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। हम लगातार आपको अलग अलग तरह के वीडियो लगातार देते रहें। नमस्कार।